हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की, और आज फिर दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स। कल डायरेक्टर साहब ने यूबीएल का इंटरव्यू करवाया था तो बियर की चर्चा हो गई। लीजिए, आज बीकाजी फूड्स की बारी है। एकम्पनिएंट सीओओ मनोज वर्मा साहब और सीएफओ ऋषभ जैन साहब जुड़ेंगे। इन दोनों से बात करनी है तिमाही नतीजों पे, और साथ में जो आईपीओ बाजार में खुला हुआ है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर शरद खंडेलवाल साहब भी प्रोग्राम में आगे होंगे। पहले लेकिन इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तगड़ी बिकवाली। निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसल कर 25,100 के करीब। बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर भी दबाव। नेस्ले के नतीजों के बाद नेस्ले का शेयर टूटा, करीब 5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 12% घटा, तो वहीं मार्जिन्स में भी 1.5% से ज्यादा की नरमी। वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान के मुताबिक 3% रही। और यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की टैरिफ डील से पहले ऑटो स्टॉक्स में तेजी। 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल संवर्धन मदरसन, वहीं टाटा मोटर्स में भी करीब 2% की बढ़त। आज के स्पॉटलाइट्स में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। मार्केट ठीक है, दबाव में है। कल 2/3 चढ़े थे तो आज 2/3 दबाव, बिल्कुल उसका मिरर। कल पस्त खुलने के बाद स्क्रीन्स पे तेजी हुई थी, आज ठीक ठाक खुलने के बाद स्क्रीन्स पे दबाव बढ़ते ही चले जा रहा है। खैर, खूब सारे रिजल्ट्स आने, उस रिजल्ट्स लगातार स्क्रीन्स पे टिकर टीम अपडेट कर रही है आपके लिए। मैं चला बीकाजी फूड्स के मैनेजमेंट के पास। सीओओ और सीएफओ दोनों को स्क्रीन्स पर रखिएगा। आप दोनों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। डायरेक्टर साहब, नतीजे दिखाइएगा। मनोज वर्मा साहब, बढ़िया क्वार्टर परफॉर्मेंस है। आय में 14% साल दर साल का उछाल। रिलीज हमेशा मेंशन करती है कि सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द ऑर्गेनाइज्ड स्नैक्स मार्केट। और मनोज जी, ये पोजिशनिंग इंटैक्ट है, वो ग्रोथ इंटैक्ट है। और जब आप बार बार ऑर्गेनाइज कहते हो तो ये नमकीन का बाजार तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड भी है। तो कितना आइडिया है क्या, कितना बड़ा बाजार, कितना ऑर्गेनाइज्ड के पास ये बाजार है? और इस समय, क्योंकि अब तक पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिमांड सेंटिमेंट थोड़ा सा कंज्यूमर का गड़बड़ाया हुआ था, कुछ हालात पटरी पर आना शुरू हुए हैं। डिमांड एनवायरनमेंट कैसा देख रहे हो आप लोग? थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन का आंसर देता हूं। करीब 40% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, ये एस्टिमेट है। इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं रिपोर्ट होता, बट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बताते, पब्लिश करते हैं, उस हिसाब से 60% इज ऑर्गेनाइज्ड एंड 40% इज अनऑर्गेनाइज्ड। और ये पिछले एक डिकेड में ये काफी शिफ्ट हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। दूसरा सवाल, लास्ट 2 क्वार्टर्स के डिफरेंस में अगर हम देखें, सो दिस क्वार्टर 1 रिलेटिवली बेटर है और ये अपवर्ड ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। अच्छा ऋषभ, रेवेन्यू ग्रोथ 14.2% ईयर ऑन ईयर टू बी प्रिसाइज। रिलीज कहती है वॉल्यूम 7.5% का जंप था। तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों? क्या रियलाइजेशन, प्राइस हाइक्स, उसका फायदा मिला, या फिर प्रोडक्ट मिक्स आप लोग के फेवर में जा रहा है? दोनों चीजें हुई है। सो हमने लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफी प्राइस राइज की है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में लास्ट ईयर हमने प्रोमो पैक चलाए थे, जो विड्रॉ किए थे हमने। तो मल्टीपल चीजें हुई है, प्लस प्रोडक्ट मिक्स काफी इम्प्रूव हुआ है। प्रोमो पैक चलाए थे जो विड्रॉ करे, तो प्रोमो पैक मतलब वो सस्ते में जा रहे थे क्या? सो क्या होता है, 10% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा। सो जो एक्स्ट्रा जाते हैं हमने विड्रॉ की, बिकॉज लास्ट से आप देख, अगर सेकेंड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल काफी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की थी, तो हमने वो सब प्रोमो ऑफर जितने भी एक्स्ट्रा कंज्यूमर स्कीम है वो सब विड्रॉ किए हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपके वो बीकानेरी सेव तो ना अमित जी कंट्रोल कर पाते हैं। जब वो नहीं कंट्रोल कर पाते तो हम लोग कहाँ से करेंगे? और ऊपर से आप माल कम कर रहे हो। खैर, अच्छा ऋषभ,
रेवेन्यूज 14%, ग्रॉस मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। उसके बाद के लाइन आइटम्स गड़बड़ा गए। इबीटा ठंडा था, इबीटा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट था, वो खैर अदर इनकम का भी रीजन होगा जो रिड्यूस हो गई। उसके बाद के लाइन आइटम्स क्यों गड़बड़ा गए? तो अगर आप देखेंगे लास्ट 2 क्वार्टर्स में, क्वार्टर 3 में हमारा जो EBITDA था वो क्लोज टू 5.5-6% के आसपास था, बिकॉज एडिबल ऑयल ने काफी इम्पैक्ट किया था, और वो सिंगल क्वार्टर में काफी बड़ा इम्पैक्ट आया था बिकॉज फेस्टिविटी था, ऑलरेडी सब क्लोज हो गए। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में हमने वापस 5.5% से 13.5% के आसपास EBITDA पे आ गए, जिसमें हमने क्रॉस क्रॉस मार्जिन, काफी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया है, कुछ कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम चलाए हैं, तो काफी कुछ किया है जिसमें। और हम मेजर फोकस हमारा फंडिंग ग्रोथ है, तो मेजर फोकस जहाँ पे हम कैसे ग्रोथ को स्पीड अप कर सकें, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सब कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, इंक्लूडिंग एडिंग पीपल ऑन द फ्लीट, जो फ्रंट लाइन सेल्स टीम है, तो काफी उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे कर रहा है कि दाग अच्छे हैं, मतलब ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसीलिए हुए हैं कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा बोलूं? हैं जी। बट उसमें मार्जिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर काफी इंप्रूव किया है हम लोग कंपेयर टू हाँ। लास्ट 2 क्वार्टर्स। यू विल सी कि हमने काफी मेजर इंप्रूवमेंट किया है ग्रॉस मार्जिन और EBITDA में। अच्छा, आता हूं आपके पास वापस। मनोज जी, मैं ऐसी आपकी प्रेजेंटेशन से ही देख रहा था, रीच जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली आप एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। पिछले 3 जून का आपने हाईलाइट दिया था, 2024, 25 और 26 तगड़ा रीच में, नेटवर्क एक्सपेंशन में, आउटलेट्स जहाँ पे आप अवेलेबल हो बढ़ते ही चले जा रहा है। तकरीबन 3 साल पहले जब मनोज जी आप लोग का आईपीओ आया था, तब मुझे याद है, तब आईपीओ के समय भी टॉप मैनेजमेंट से चर्चा हो रही थी, मैं ही कर रहा था इसी शो में। तब था कि वो रीजनल प्लेयर 70% बाजार जो है आपके रेवेन्यूज जो आते हैं वो राजस्थान, असम और बिहार से आते हैं। ये जो रीच बढ़ा रहे हो, ये बेसिकली ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ पा रहे हैं हम लोग? ये कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस हुआ है? ये रीच हम जो बढ़ा रहे हैं, ये दोनों मतलब कोर स्टेट्स और फोकस स्टेट्स दोनों में ही बढ़ा रहे हैं। जो हमें इसका बेनिफिट मिलता है, कोर स्टेट्स में हमारा होलसेल के थ्रू वेलोसिटी ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा था, होलसेल से सारा माल बिक जाता था, तो हम एबिलिटी टू सेल रेंज उतना नहीं था, तो वहां पे हमें बेनिफिट होता है कि सेम स्टोर थ्रूपुट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ स्टोर हम बेच पाते हैं। और जब हम फोकस स्टेट्स में जाते हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट की, हमारे ब्रांड उतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो वहां पे एफर्ट्स होते हैं दुकान दुकान जाके अपना प्रोडक्ट रखना, प्रॉपर सर्विस देना, ताकि वहां से रिपीट आना चाहिए। सो टू योर क्वेश्चन, ये दोनों ही जगह पे ये बढ़ा है। अच्छा, ठीक है। ऋषभ, आपने कहा था सीक्वेंशियली मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, शायद उसके एक पीछे एक रीजन होगा कि कुछ इनपुट प्राइसेस कूल ऑफ, खासतौर पे पाम ऑयल की कीमतें कूल ऑफ हुई हैं, पर बाकी इनपुट प्राइसेस किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, आटा वगैरह? और फिर यहां से ग्रॉस मार्जिन्स का आउटलुक क्या है, या फिर मार्जिन्स की प्रोफाइल कैसी होगी बीकाजी फूड्स की एग्जिट जब हम कर रहे होंगे FY26 को? तो हमने देखा है लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफी क्रॉप अच्छी आई है, और ओवरऑल सभी पल्सेस में ये सब में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। ओवरऑल लोवेस्ट लेवल पे देख रहे हैं हम लोग ये सबको, और अगले इस साल भी जो है क्रॉप रेंज काफी अगली और काफी अच्छी रेंज डाल रहे हैं राजस्थान में। तो हम ओवरऑल इस साल भी हम ओवरऑल क्रॉप में काफी ओवरऑल मॉडरेट प्राइस देख रहे हैं, बहुत मेजर कोई ऐसे चेंजेस नहीं देख रहे हैं। तो हम इस साल ओवरऑल ईयर ईयर में भी सेम ग्रॉस मार्जिन मेंटेन करते हुए हम। मुझे याद पड़ता है एक बार चर्चा जब हुई थी तो अनऑर्गेनाइज के कारण पास ऑन करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, खैर वो अलग बात। अभी देखते हैं कैसे प्राइसेस पैन आउट होते हैं। पीएलआई रिलेटेड कुछ Q1 में पैसा आया क्या? FY26 के लिए किस तरह के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा आता हुआ नजर आएगा? कहाँ से? PLI सो फ्रॉम PLI, सो गवर्नमेंट से बेसिकली, सो हमें FY22 एंड 23 का पैसा आ गया। FY24 का नॉर्मली 1 ईयर लैग होता है बिकॉज फाइलिंग होती है गवर्नमेंट के पास। सो इस साल का पैसा जो है नेक्स्ट 1 वीक का है, नेक्स्ट मंथ 2, मतलब इन द प्रोसेस है। Q1 में कुछ नहीं आया ना FY24 का। ऋषभ? इस क्वार्टर Q1 में कुछ नहीं आया। सो Q1 में हमने बुक्स में एज पर एक्रूवल बेस्ड हमने बुक्स में लिया है, अदर ऑपरेटिंग इनकम में जो आता है वो नॉर्मली 1 ईयर लैग में आता है। हाँ, अच्छा ठीक है। मनोज सर, एक जब आप लोगों के प्रेजेंटेशन में बाज थे उसमें एक्सपोर्ट में तगड़ा उछाल, हालांकि एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से कुल रेवेन्यूज का एक मिनिस्क्यूल सा पार्ट है आप लोगों के लिए बीकाजी पे, शायद गणित कहता है 4-5% के आसपास, लेकिन हाँ जंप तगड़ा है छोटे बेस पे। एक्सपोर्ट का आउटलुक कैसा, कौन सी नई ज्योग्राफीज आप लोग टैप कर रहे हो, क्या तैयारी हो रही है?
एक्सपोर्ट्स में हम लोग करीब 25 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि यूएस सबसे बड़ा है हमारा। तो ये जो ग्रोथ आई है, इट इज नॉट इन ऑन अकाउंट ऑफ कि हमने कोई नई कंट्री स्टार्ट की है। इन्हीं मार्केट्स में ही हमने डेप्थ बढ़ाई है, रेंज अपनी बढ़ाई है वहां पे। ऋषभ, जाते जाते एक आखिरी सवाल, पता नहीं इस समय विजिबिलिटी कैसी है, लेकिन FY26 के लिए किस तरह की रेवेन्यू, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आप लोग एस्टिमेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करके चल रहे हो, क्या मान के चल रहे हो? So in terms of revenue growth, the mid-teens, so about 15-16% should be the revenue growth. Or EBITDA exit उसमें will be around 14%, 13.5 to 14%. चलिए, आप दोनों का धन्यवाद, बढ़िया नंबर्स थे। मनोज सर, ऋषभ जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दूसरा मैनेजमेंट स्क्रीन पे रखता हूं। थैंक यू सर आने के लिए। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका IPO कल खुला था, आज डे 2 है और कल सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। डिटेल्स IPO रिलेटेड सारी स्क्रीन पर आती रहेंगी। कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर शरद खंडेलवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। शरद सर, हाय, गुड आफ्टरनून, कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। डे 1 ही गजब का रिस्पांस मिल चुका है वैसे तो आप लोगों को। पहले तो बताओ, आप तबीयत कैसी है? साहब, ऑडियो नहीं आ रहा मेरे पास शरद सर का। शरद सर, अनम्यूट करना पड़ेगा हमको। नो, आई एम सॉरी, मैं म्यूट पे था। सॉरी है, थैंक यू वेरी मच। कोई इशू नहीं सर। तबीयत के बारे में आप पूछ रहे थे, तबीयत आज थोड़ी बेटर है, कल नासाज थी थोड़ी। हाँ, कल पता चला था। फ्लू फैल रहा है, आपको मालूम है, काफी लोग। और वो भी उस टाइम पे जब कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट समय था, तबीयत नासाज हो गई। खैर, वेलकम ऑन द शो सर। पहले तो एग्जाम दे रहा था, उस समय भी मेरी नासाज हो गई थी। CA एग्जाम पास हो गया था ना? हाँ जी, बिल्कुल 6th रैंक आई थी भगवान की कृपा से। अरे तो फिर क्या है। शरद सर, पहले तो धंधा समझना है। आप IPO ग्राफिक्स चलाते रहिए डायरेक्टर साहब। रिफर्बिशर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स वगैरह, ये रिफर्बिश डिक्शनरी मीनिंग तो कहता है साफ करना, डेकोरेट करना, रिफर्बिश करना किसी चीज को। जब आप लोग रिफर्बिश करते हो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, तो क्या करते हो, कहां से प्रोक्योर करते हो, कहां बेचते हो, बेसिकली सोर्सिंग कहां हो रही होती है, कहां? ये बिजनेस मॉडल है क्या GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का? अब तो मैं आपको पूरे बिजनेस के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ सर। हम एक इंडियन मल्टीनेशनल हैं। हम इंडिया के सबसे बड़े रिफर्बिशर कंप्यूटर के और दुनिया के सबसे बड़ों में से एक हैं। हम यूज कंप्यूटर को रिफर्बिश करके नए की कंडीशन में लाते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एस्थेटिक्स विद आवर यूनिक वारंटी। और हम ट्रू सस्टेनेबिलिटी फॉलो करते हैं। हमारा जो मॉडल है वो रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट अप्रोच है, विच इज़ बोथ कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, अराउंड 35-40% डिवाइसेज जो ग्लोबली बिकती हैं वो प्री ओन्ड होती हैं। और दिस फिनोमेना इज कॉमन बोथ फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। सो नॉट टिपिकल प्राइस हमारा जो होता है वो काफ़ी कम होता है और नए जैसा दिखता है, नए जैसा काम करता है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन हर तरह के कस्टमर के लिए काफ़ी एक अच्छा होता है। और हम और आप सब अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं आजकल। फ़ोन कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, टैबलेट नोट टेकिंग के लिए, कंप्यूटर इस प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन के लिए। और जो AI का जो इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और उसके लिए हाई एंड कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, इसलिए हाई एंड रिफर्बिश्ड डिवाइस की इज़ बिकमिंग इवन मोर रेलेवेंट। तो आपने पूछा, हमारी फैसिलिटीज़ काफ़ी ग्रैनुलर है। वी आर फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड वी बाय फ्रॉम, वी आर प्रेजेंट अक्रॉस फुल वैल्यू चेन। तो हम कॉर्पोरेट से बाय करते हैं, हम लीजिंग कंपनी से बाय करते हैं, हम ITED पार्टनर से बाय करते हैं, SMB मार्केट से बाय करते हैं, लॉन्ग टेल एग्रीगेटर से बाय करते हैं, इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह। फिर हमारी रिफर्बिशिंग फैसिलिटीज़ हैं जो 5 हैं, विच इज़ फुल्ली इंटीग्रेटेड। We follow 21-step refurbishment process. We do paint work, LCD work, repair work, and fabrication work to give that a like new kind of look and able to afford and service ना, तो warranty. शरद सर, ठीक है शरद सर, वो तो ये जो electronicsbazaar.com है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार की मैं आउटलेट्स भी देखता हूँ, तो ये सब आप कॉर्पोरेट से प्रोक्योर करते हो, रिफर्बिश करते हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक बाजार के थ्रू बेचा जाता है। ये B2B है या B2C भी है? नहीं, हमारा मॉडल जो है वो मोस्टली B2B है।
हमारा इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो प्रोपोजिशन है, हम चैनल स्ट्रेंथ के थ्रू, जो मैं बोलने वाला था, हम चैनल स्ट्रेंथ के थ्रू इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में सब जगह बेचते हैं। हमारा जो अल्टीमेट कस्टमर है इज अ बिजनेस कस्टमर और एजुकेशन कस्टमर। वी आर इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्राइमरीली इन क्यों? B2B स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक बाजार के आउटलेट्स क्यों वो ऐसे ही हैं? मतलब उसका रिटेल से कोई इंटरेक्शन नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक बाजार के आउटलेट अभी हमारे पास कोई भी नहीं है इस समय। अच्छा, have वो only- ऑनलाइन प्रोपोजिशन, ठीक है। या एक बात बताओ आप शरद सर, अच्छा पहले तो फंड रेजिंग पे आता हूं। 460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, फ्रेश इशुएंस है 400 करोड़ का, ओएफएस है 60 करोड़ का, प्रमोटर्स का स्टेक फिलहाल 95% है, सक्सेसफुल आईपीओ रहा तो रिड्यूस होकर 79 पे आ जाएगा। ये 79 पे क्यों छोड़ा? थ्रेशोल्ड पे ले आते 75%, सरदर्द खत्म। थोड़ा टाइम है हमारे पास उसको लाने के लिए, तो सही समय पे ले आएंगे। अच्छा ठीक है, ये जो फ्रेश इशुएंस है 400 करोड़ रुपए का, इसमें से 320 करोड़ रुपए डेट खत्म करने के लिए इस समय बैलेंस शीट का क्या हाल है? डेट कितनी है? आप जैसे धंधे में तो डेट मतलब लार्जली वर्किंग कैपिटल होगा, ये लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस करने की तैयारी हो रही है क्या? ये जो डेट है हमारे वर्किंग कैपिटल डेट है, तो अराउंड दिस अमाउंट ही है हमारे पास, एंड इट विल टोटल ऑलमोस्ट क्लियर अवर बैंक लाइंस व्हाट वी हैव नाउ। जो ऑलमोस्ट बैंक लाइन हमारी जीरो हो जाएंगी इसके बाद। अच्छा, ये जब आप रिफर्बिश करते हो किस तरह के औसतन रियलाइजेशंस होते हैं? आई एम अज्यूमिंग थोड़े से मार्जिन्स वेफर थिन होते होंगे और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस की तगड़ी होगी, तो रेवेन्यू मोमेंटम तो बढ़िया, फाइनेंशियल पे स्क्रीन पर आएंगे। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किस तरह की मार्जिन ट्रेजेक्टरी, किस तरह की मार्जिन प्रोफाइल आप लोग कॉन्फिडेंट हो इंटैक्ट रह सकती है, ताकि वो बॉटम लाइन का अंदाजा लग सके। सर आगे के बारे में नहीं बोल सकता मैं, बट वी हैव व्हाट वी हैव डिलीवर्ड इज गुड ग्रोथ इन पास्ट, एंड ये बिजनेस में हमने प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में। इसमें प्रोडक्ट नहीं, एंड ठीक। सर्विस एलिमेंट दोनों होता है। प्रोडक्ट एंड वी आर मेकिंग कंफर्टेबल पीपल टू यूज रिफर्बिश कंप्यूटर्स, not only SMBs as well as large company, it's like category creation। और हम इसमें डिस्पोजिशन भी एफिशिएंट बना रहे हैं। जिन लोगों के पास SMB में लार्ज कॉर्पोरेट के पास कंप्यूटर होते हैं और जो उनको मुनासिब रेट नहीं मिलते हैं, उनको हम प्राइवेसी और सस्टेनेबिलिटी के गोल मीट करने के साथ साथ हम उनको वाजिब भाव भी देते हैं। ये नहीं, ठीक है, वो ये proposition बात है कि विकसित और फाइनेंशियल्स पे विकासशील डिटेल में दोनों चर्चा जब लिस्ट होने आएंगे तब अपन आउटलुक पे बात करेंगे। एक शरद सा लास्ट सवाल था, शरद खंडेलवाल एसके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ईबी, तो ये जीएनजी कहां से आ गया? जीएनजी मेरे सन के नाम पे है, गोविंद नारायण गोपाल। अच्छा। हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, उनके नाम पे है। आपने पूछा तो ठीक है। मैंने इसका जवाब दिया, उसका बैकग्राउंड ये है। ठीक है शरद सर, बेस्ट विशेस इस आईपीओ को लेकर। सक्सेसफुल लिस्टिंग के बाद फिर रिपैच करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, तब आउटलुक पे चर्चा। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। का निफ्टी दिखा दीजिए। मैं दिखा नहीं सकता हूं कल का और आज का, नहीं तो मजा आता आपको देखिए। बिल्कुल कल का मिरर चल रहा है। कल पस खुलने के बाद स्क्रीन पे तेजी थी, तो आज इसका उल्टा हो गया मामला। कल 2/3 चढ़े थे, तो आज 2/3 आधे % के आसपास दबाव। कुछ देर पहले तो 2/3 दबाव था प्रिसाइसली। अभी थोड़ा मामला सुधरना शुरू हो रहा है। एक्सपायरी सामने खड़ी है निफ्टी 50 की। इंटरेस्टिंग सेशन है, ब्रेक के उस पार डिटेल्ड कवरेज, कमाई का अड्डा में देखिए।